गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आरजे कर रेप केस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो संजय रॉय जो कि कन्विक्टेड हैं रेप करने के लिए और मर्डर करने के लिए एक डॉक्टर का, आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता वाला, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है एक सेशंस कोर्ट द्वारा। तो जबकि सीबीआई ने कहा था कि डेथ पेनल्टी और पब्लिक आउटक्राई दी जाए। सीबीआई ने डेथ पेनल्टी के लिए कहा था और पब्लिक आउटक्राई भी यही थी कि डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो का जो प्रिंसिपल है कि डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाएगी, जो कि आउटलाइन किया गया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट में, उसको अपहोल्ड करते हुए जो सेशंस कोर्ट है उन्होंने डेथ पेनल्टी नहीं दी है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर टेस्ट होता क्या है? 1980 का जो बच्चन सिंह केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाएगी, लेकिन सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, जहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बची है उस पर्सन के रिफॉर्म होने की। तो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स तो नहीं बताए गए, लेकिन कोर्ट ने फिर भी कुछ एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो हैं वो आउटलाइन किए, जिससे कि डिसीजन जो है डेथ पेनल्टी देने का लिया जा सके। तो क्या जैसे एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि मर्डर जो कि प्री प्लान्ड हो, अगर कैलकुलेटेड हो, या फिर जिसमें एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी इन्वॉल्व हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रुएलिटी इन्वॉल्व हो, पब्लिक सर्वेंट्स को मारना, पुलिस ऑफिसर्स को, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर्सोनल को मारना, तो उसको भी, उसमें भी जो है वो हम एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस मानेंगे। अब मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या है कि मतलब किस क्या चीज़ें देखेंगे उसकी वजह से जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है वो नहीं डाला जाएगा उस पर्टिकुलर केस को। जैसे कि अगर ऑफेंडर जो है वो बहुत एक्सट्रीम मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस में है, ऑफेंडर बहुत कम एज का है या बहुत ही बूढ़ा है, उसकी बहुत कम चांस है कि वो ऑफेंडर दोबारा से ऐसा कोई जो है वो काम करेगा जिससे कि वो डेंजर बनने सोसाइटी को। ऑफेंडर की अगर रिहैबिलिटेशन की भी पॉसिबिलिटी है तो भी जो है वो उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। ऑफेंडर जो है वो अगर किसी और के डायरेक्शंस पर काम कर रहा था उस समय पर, या उसका कोई पास कोई मॉरल जस्टिफिकेशन है, तो भी जो है वो उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। या फिर ऑफेंडर को पता ही नहीं है कि उसने कितने बड़ा क्राइम किया है, तो भी चाहे वो मेंटल इलनेस की वजह से हो, तो भी उसको जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डालकर उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का, बच्चन सिंह केस के बाद ये धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा है। कोर्ट्स ने भी कुछ ना कुछ न्यू डायमेंशंस ऐड किए हैं इन फैक्टर्स में। जैसे कि कुछ केसेस में कहा गया कि अगर यंग एज है 30 साल से कम की, तो जो है उस पर्सन में रिफॉर्म पोटेंशियल है, तो उसको जो है वो डेथ पेनल्टी मत दी जाए। फिर ये कहा गया कि ऐसे अगर कोई एक केस अगर आता है तो ऐसे सिमिलर ऑफेंसेस के साथ उसको कंपैरिजन किया जाए, ताकि सब्जेक्टिव एप्लीकेशन ना हो जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी अगर जो है वो तभी दी जा सकती है अगर जो क्राइम किया गया है वो शॉक कर दे कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी को। ठीक है, गवर्नमेंट को ये भी प्रूव करना पड़ता है कि रिफॉर्म की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है, इस पर्सन को जो है वो डेथ पेनल्टी देना ही ज़रूरी है। तो मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस जो है उसमें इनकन्सिस्टेंसीज हैं कहीं ज़्यादा, और कोर्ट्स जो है वो उनको इनकरेज किया जाता है कि क्राइम के नेचर को वो बैलेंस करे ऑफेंडर के सर्कमस्टांसेस के साथ, और उसके बाद ही जो है वो सेंटेंसिंग प्रोसेस चलाए। अब कब ये मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस कंसिडर किए जाते हैं? तो बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सेपरेट ट्रायल चले, कन्विक्शन के साथ ही एक सेपरेट ट्रायल चले, जिससे जजेस जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हेयर कर सके कि क्यों डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं इम्पोज होनी चाहिए। ये उसी दिन भी हो सकता है ट्रायल के, जो सेवरल रूलिंग्स जब चल रही हैं, या फिर रियल इफेक्टिव और मीनिंगफुल हियरिंग जो देना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि क्या सेम डे अगर हम सेंटेंसिंग देंगे तो क्या उससे मीनिंगफुल और इफेक्टिव हियरिंग हो पाएगी? एग्रेवेटिंग फैक्टर्स जो है वो केस रिकॉर्ड का पार्ट होते हैं और रेडिली अवेलेबल होते हैं जजेस को। मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है वो सिर्फ कन्विक्शन के बाद ही सुनाई जाते हैं, तो इसलिए जो है वो मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है वो डिसएडवांटेज पर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि सेंटेंस हेयरिंग में जो है वो इनकन्सिस्टेंसीज हैं, और मैटर जो है वो इस पूरे को लार्जर बेंच को सुनने को कहा है, ताकि एक यूनिफॉर्म प्रोसेस आ सके डेथ पेनल्टी के केसेस में जो है वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को सुनने का। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंटिटी लॉकर। ये टॉपिक
गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने एक डेवलप किया है एंटिटी लॉकर। ये एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जो सिंप्लीफाई करेगा स्टोरेज, शेयरिंग और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाइड रेंज ऑफ एंटिटीज़ के लिए, चाहे वो एमएसएमईज हों, ट्रस्ट हों, स्टार्टअप्स हों या सोसाइटीज़ हों, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेट्स के लिए भी है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म कर देगा मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स। एक क्रिटिकल कंपोनेंट है इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इसमें रियल टाइम एक्सेस और वेरिफिकेशन हो सकेगी डॉक्यूमेंट्स की। कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म पर ये काम करेगा। आधार ऑथेंटिकेटेड होगा। ठीक है, 10 GB का इनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज में मिलेगा इसमें। लीगली वैलिड होगा ये डिजिटल सिग्नेचर्स के कंटेक्स्ट में। सीमलेस इंटीग्रेशन हो पाएगा इसकी वजह से सिस्टम्स के साथ, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, जीएसटीएन का, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, कई तरह के केसेस जो है वो ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो एक मेजर एक्सपोर्टर बन के आया है सामने फ्रेंच फ्राइज़ का, जो कि तभी पॉसिबल हो पाया है जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में सक्सेसफुल रही है। जिसमें क्या होता है कि कंपनीज डायरेक्टली फार्मर्स से या ग्रोवर्स से पोटैटो को प्रोक्योर करती हैं और फार्मर्स के साथ खुद ही एंगेज होकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू उसे प्रोड्यूस करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है फार्मर्स के बीच में और बायर्स, जो कि इस केस में कंपनीज होती है, जिसमें एडवांस में ही टर्म्स और कंडीशन सेट कर लेते हैं कि कैसे जो है वो प्रोडक्शन होगी प्रोडक्ट्स की, फार्मिंग प्रोडक्ट्स की, और उसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी। ये कंडीशंस जनरली प्राइस जो भी पे करना होता है फार्मर को वो स्पेसिफाई करती है। क्वांटिटी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो भी स्पेसिफाई कर देती है। कुछ केसेस में तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी बताया जाता है कि क्या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि कैसे प्रोडक्शन जो है वो की जाएगी और कौन से इनपुट्स जो हैं, किस तरह के सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इवन टेक्निकल एडवाइस भी कई बार बायर ही जो है वो फार्मर्स को देता है। ठीक है, तो इससे ईजियर एक्सेस हो जाता है फार्मर्स के लिए इनपुट्स का, सर्विसेज का, क्रेडिट का। एक मोर स्टेबल इनकम और बेटर प्लानिंग वो कर पाते हैं फार्मर्स। लेकिन कंसर्न भी है, कई बार उन्हें ऑल्टरनेटिव बायर्स भी अगर मिल जाएं जिस जो कि ज़्यादा प्राइस ऑफर कर रहे हैं, वो फिर भी उन्हें नहीं बेच सकते। इंडेटनेस की भी प्रॉब्लम रहती है बिकॉज लोन्स जो है वो बायर ने जो दिए होते हैं तो उसमें वो धंसते ही चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने रिसेंटली न्यू रूल्स बनाए हैं स्ट्रीमलाइन करने के लिए, टाइटन करने के लिए सेटलमेंट प्रोसेस को, जो कि बोरोवर्स ड्यूज़ दे रहे होते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ क्या होती है? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि परचेज करती हैं बैड डेट्स ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ बैंक, एक म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू पर, और उस बैड डेट्स को फिर वो रिकवर करने की कोशिश करती हैं बोरोवर्स से। ठीक है, तो इससे हेल्प क्या होता है कि बैंक्स तो अपनी बैलेंस शीट को क्लियर कर लेते हैं। ये एआरसीज जो हैं वो आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है और उन्हीं के सुपरविजन और कंट्रोल में काम करती हैं। ये एआरसीज जो है वो पोर्शन ऑफ बैंक का डेट जो है वो टेक ओवर करती है, जो कि एनपीए हो चुके हैं अदरवाइज। इनको जो फंड्स चाहिए होते हैं डेट्स परचेज करने के लिए वो क्वालिफाइड बायर से वो रेज कर सकती हैं। एआरसी को लगभग मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो है वो 300 करोड़ का होना चाहिए अगर वो फंक्शन करना चाहती है। अब क्या रूल्स बनाए हैं आरबीआई ने? आरबीआई ने कहा है कि हर एआरसी को एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनानी होगी जो गवर्न करेगी उनके सेटलमेंट प्रोसेस को बोरोवर के ड्यूज़ के साथ। जो बोरोवर्स हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ 1 करोड़ से ज़्यादा की है, सेटलमेंट सिर्फ तभी हो सकेगी अगर थॉरो इवैल्यूएशन हुई है एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लगभग 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए जो डेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशंस को। अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम के ड्यूज़ हैं तो एआरसीज जो हैं वो प्रोसेस कर सकती हैं सेटलमेंट को, क्राइटेरिया जो कि बोर्ड अप्रूव पॉलिसी ने स्पेसिफाई किया है। तो ये रिवाइज फ्रेमवर्क बेसिकली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को रॉबस्ट बनाना चाहता है, पीरियोडिक एनालिसिस करना चाहता है अकाउंट्स की जो कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू सेटल किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला
इंडिजिनस सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा, उसने 2 कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरीज़ जो हैं एक पेशेंट के साथ जयपुर में कंडक्ट की है। ऑपरेटिंग सर्जन जो है उनके साथ मिलकर गुड़गांव में कंडक्ट की है। ठीक है, तो एसएसआई मंत्रा एक रोबोटिक सिस्टम है जो मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी एसएसआई लिमिटेड ने बनाया है। इसको अप्रूवल भी मिल चुका है सीडीएससीओ से इंडिया में ऑपरेट करने का। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? एक तो टाइम ऑफ ऑपरेशन कम कर देगा ये, बेटर प्रिसीजन रहती है, मिनिमल ऑपरेशन जो होता है वो बॉडी को कम तंग करता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि लेटेंसी टाइम, गुड कनेक्टिविटी इंश्योर करना, कुछ मेडिकल या टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना, और कॉस्ट भी बहुत हाई रहती है शुरू में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पुराने जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो हमास के साथ डील हो चुकी है इसराइल के, वो जो है वो उसकी वजह से आईएमईसी जो है वो रियलाइज़ हो सकता है। तो आईएमईसी क्या है? एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो सीमलेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, पोर्ट्स का, रेलवेज़ का, रोड्स का, सी लेन्स का, पाइपलाइंस का, ताकि ट्रेड एनहेंस हो सके इंडिया, अरेबियन पेनिनसुला और मेडिटेरेनियन रीजन एंड यूरोप के साथ। 2023 में इसको अनाउंस किया गया था G20 मीटिंग जब न्यू दिल्ली में हुई थी। में 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला ईस्टर्न कॉरिडोर जिसको में इंडिया को अरेबियन गल्फ़ के साथ कनेक्ट किया जाएगा, फिर नदर्न कॉरिडोर जिसमें कि गल्फ़ को यूरोप के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इस कॉरिडोर में एक शिपिंग राउट चलेगा मुंबई से और मुंद्रा से, जो गुजरात का है, वहाँ से लेके यूएई तक। फिर एक रेल नेटवर्क बनाया जाएगा यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन को कनेक्ट करता हुआ इजरायली पोर्ट ऑफ हाइफा तक। हाइफा से जो है पोर्ट पेरियस जो कि ग्रीस में है वहाँ तक सी से कनेक्टिविटी दी जाएगी, और उसके बाद जो है वो यूरोप से कनेक्टिविटी अल्टीमेटली मिलेगी। तो इसमें कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इन सब की भी जो है कनेक्टिविटी दी जाएगी। एक पाइपलाइन भी दी जाएगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए। ये कॉरिडोर जो है वो सपोर्ट किया जाएगा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि एक यूएस लेड इनिशिएटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप डेवलपिंग कंट्रीज़ में ब्रिज करने का। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नैसैम्स। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ताइवान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने न्यूली परचेज कटिंग एज जो नैसैम्स लिए हैं वो उसको नॉर्थ ताइवान में डिप्लॉय करेंगे ताकि कैपिटल ताइपी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो नासैम्स जो है वो मीडियम रेंज ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है जॉइंटली रेथियन यूएस द्वारा और कॉन्ग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी नॉर्वे की। मिसाइल सिस्टम जो है वो सर्विस में है ऑलरेडी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ 13 कंट्रीज़ के। इसको यूएस के नेशनल कैपिटल रीजन के एयर डिफेंस सिस्टम में 2005 से ही इंटीग्रेट किया गया है। वर्ल्ड का पहला नेटवर्क्ड शॉर्ट एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट किया जा सकता है बाकी के इक्विपमेंट और एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ। 72 टारगेट्स को ये साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है एक्टिव और पैसिव मोड्स में। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is RG Kar rape case of Kolkata. This topic is important for your social issues. So Sanjay Roy, who is convicted of raping and murdering a doctor at RG Kar Rape Medical College in Kolkata, has been sentenced to life imprisonment by a sessions court. Despite CBI's push for death penalty and public outcry, so the court has upheld the Supreme Court's principle of reserving the death penalty in the rarest of rare cases only. This principle was outlined in the Bachchan Singh versus State of Punjab judgment of 1980. So in the 1980 Bachchan Singh case, Supreme Court upheld the death penalty but restricted its imposition to the rarest of rare cases where no possibility of reform exists. Of course, exact standards were not provided, but the court outlined the lists of aggravating and mitigating circumstances to guide these decisions. So, what could be the aggravating circumstances? For example, if the murder that is pre-planned, calculated, and it involves extreme brutality, it is an aggravating circumstance for that for the death penalty. If the act has shown extraordinary cruelty, or if public servants have been killed, police officers or armed forces personnel have been killed due to
while on duty or due to the lawful actions. What are the mitigating circumstances? Which means that if you consider these circumstances, then death penalty will not be given. Okay. For example, if offender has acted under extreme mental or emotional stress, if the offender is very young or very old, there is low likelihood of that offender being a continuing danger. There is potential for offender's rehabilitation. Offender was acting on someone else's direction or had moral justification. Offenders' inability to understand the criminality of their actions due to mental illness. Okay, so over time, courts have added new dimensions to aggravating and mitigating circumstances, and in some cases, the court has highlighted that young age, that is below 30, could indicate reform potential. In several cases, the court has emphasized comparing the case to similar offences to prevent subjective application of the rearrest of rare doctrine. Supreme Court has also held that death penalty could be imposed if the crime shocks the society's collective conscience. The Supreme Court established that government must prove that there is no possibility of reform with the presumption against the death penalty. So, the evolution of mitigating and aggravating factors has exposed inconsistencies, and the courts are encouraged to balance the crime's nature with offender's circumstances, and so that the potential for reform to ensure a just sentencing process can be made. Okay, so when should mitigating and aggravating circumstances be considered? So in Bachchan Singh case, Supreme Court mandated that a separate trial after conviction should be made so as to allow judges to hear arguments on why death penalty should not be imposed. The Supreme Court has varied in its rulings that it can take place on the same day through several rulings, or it requires a real effective and meaningful hearing. So Supreme Court questioned whether the same day sentencing meets the standards of meaningful and effective hearings, because aggravating circumstances are or aggravating factors are already part of the case record and readily available to judges, but the mitigating factors are presented only after conviction, so therefore there is an imbalance against the convict. Supreme Court also acknowledged that there are inconsistencies in sentence hearings, and therefore the matter has been referred to a larger bench to establish a uniform process. Okay. So the next topic is entity locker. This topic is important for your governance section. So National E-Governance Division under the Ministry of Electronics has developed this entity locker, which is a secure cloud-based solution which simplifies the storage, sharing, and verification of documents for a wide range of entities, including large organizations, corporations, micro MSMEs, trusts, startups, and societies. The aim is to transform the management and verification of business organization documents. Okay, so the platform is a critical component of India's digital public infrastructure. It is built on a robust technological framework that integrates with multiple government and regulatory systems. So it will offer real-time access and verification of documents, consent-based mechanism for sharing of sensitive information, Aadhaar authenticated role-based access management to ensure accountability, 10 GB of encrypted cloud storage, legally valid digital signatures. Okay, so it provides seamless integration with systems like such as the Ministry of Corporate Affairs, the GSTN, the Directorate General of Foreign Trade. So it supports various use cases also. Okay, so the next topic is contract farming. This topic is important for economy section. So India has emerged as a major exporter of French fries, which owes much contract farming, through which companies procuring potato directly from growers and deepening farmer engagement. So, what is contract farming? It is an agreement between farmers and buyers in which both of them agree in advance on terms and conditions for the production and marketing of farm products. So, these conditions are usually conditions usually specify the price which will be paid to the farmer, the quantity and quality of the product demanded by the buyer, and the date for delivery of product to the buyers also. In some cases, the contract may also include more detailed information on how the production will be carried out, or if inputs like seeds, fertilizers, and technical advice will be provided by the buyer. So, what are the advantages to farmers? It will provide easier access to inputs, services, and credit. It will also generate more stable income and help in better planning. But there are concerns also, like there is loss of flexibility to sell to alternative buyers for farmers even when prices are increased. There is also risk of indebtedness from loans which are provided by the buyer to these farmers. Okay.
So the next topic is asset reconstruction companies. This topic is important for your economy section. So RBI has recently issued new rules to streamline and tighten the settlement process for dues payable by borrowers to asset reconstruction companies. So, what is asset reconstruction company? It is a specialized financial institution which purchases the bad debts of a bank at a mutually agreed value and attempts to recover those debts or associated securities by itself. So, ARCs help banks to clean up their balance sheets by acquiring financial assets from banks and financial institutions through auctions and bilateral negotiations. So, ARCs are registered under the RBI and they are regulated under the SARFAISI Act of 2002. They function under the supervision and control of RBI. ARCs can take over a portion of the bank's debts, which qualify as NPAs. The required funds to purchase such debts can be raised from the qualified buyers. And to commence the business of securitization or asset reconstruction, an ARC is required to have a minimum net owned worth or a net owned fund of 300 crore rupees and thereafter on an ongoing basis. So, what are the new rules issued by RBI? As per the new guidelines, every ARC must establish a board approved policy which governs the settlement of borrower dues. So, for borrowers with outstanding dues exceeding rupees 1 crore, settlements can only proceed after a thorough evaluation by an independent advisory committee. Further, the board of directors, including at least two independent directors, must deliberate on the ISC's recommendation also. For dues of rupees 1 crore or below, the ARCs can process settlements based on criteria defined in the board approved policy. Okay, so the revised framework is meant to um, ensure robust reporting requirements, including periodic analysis of accounts settled through compromise. Okay. So the next topic is surgical telerobotic system. This topic is important for your science and tech section. So India's first indigenous surgical telerobotic system, SSI Mantra, has successfully conducted two complex heart surgeries with patient in Jaipur and the operating surgeon in Gurgaon. So what is surgical telerobotic system? So SSI Mantra is a robotic system developed by medical technology company SSI Limited. It has been approved by the CDSCO in India. So it facilitates complex surgery like the totally endoscopic coronary artery bypass. And the advantages of this robotic system include reduced time of operation, better precision, minimally minimal operation trauma to the body in terms of incision, blood loss, recovery time, and chances of infection. But there are certain challenges as well, like latency time, ensuring good connectivity, anticipating and being prepared for any medical or technical problems, and it also involves higher costs as well. Okay. So the next topic is India, Middle East, Europe economic corridor. This topic is important for our international relations. So former US President Joe Biden has highlighted the potential realization of the IMEC for after the Israel Hamas ceasefire. So IMEC is a connectivity project which seeks to develop a seamless infrastructure of ports, railways, roads, sea lanes, and pipelines so as to enhance trade among India, Arabian Peninsula, Mediterranean region, and Europe. So it was announced in 2023 on the sidelines of G20 meeting in New Delhi. IMEC will comprise of two separate corridors. First will be the Eastern Corridor, which will connect India to the Arabian Gulf, and then the Northern Corridor, which will connect to the Gulf to the Europe. So this corridor will include a shipping route which will connect Mumbai and Mundra port with the UAE, and then a rail network will be connecting the UAE, Saudi Arabia, and Jordan with the Israeli port of Haifa. This Haifa will then be connected by sea to the port of Piraeus in Greece, which will eventually be connected to Europe. Okay, so in addition to this, the countries will also lay the foundation or the network of electricity grids, optical fiber, and even a pipeline for the transportation of hydrogen gas. Okay, so this corridor will be supported by the Partnership for Global Infrastructure and Investment, which is a US-led initiative to bridge the infrastructure gaps in developing countries. Okay. So the next topic is NASAMS, that is the National Advanced Surface to Air Missile System. This topic is important for your security section. So Taiwan has recently announced that its newly purchased cutting-edge battle-proven NASAMS will be deployed in North Taiwan to protect the capital Taipei. So NASAMS is a medium-range ground-based air defense system.
It was designed and developed by jointly by Raytheon, that is US based, and Kongsberg Defense and Aerospace Company of Norway. So this missile system is in service in the armed forces of 13 countries. It has been integrated into the US National Capital Region's air defense system since 2005, and it is the world's first networked short and medium range air defense system that could integrate with other equipment and air defense systems. And this system can engage 72 targets simultaneously in active and passive modes. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.